नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के उस अध्याय को समझेंगे जो दुनिया बदलने की कहानी है। कक्षा 10वीं इतिहास पाठ 1। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अक्सर छात्रों को यह विषय मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम इसे एक फिल्म की कहानी की तरह आसान भाषा में समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है साल 1848 से। एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरेयू। उसने 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई। उसने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जहां पूरी दुनिया के लोग मिलकर रह रहे हैं। उसकी पहली तस्वीर में हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं, एक लंबी लाइन में मौजूद हैं। वे स्वतंत्रता की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय आजादी को एक महिला के रूप में दिखाया जाता था। उसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और दूसरे हाथ में इंसानों के अधिकारों का कागज। जमीन पर राजाओं के मुकुट और शाही सामान नष्ट होकर बिखरे हैं। इसका मतलब है कि राजाओं का राज अब खत्म हो चुका है। इसे यूटोपिया कहा गया, यानी एक ऐसी दुनिया जो इतनी आदर्श है कि उसका सच होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस सपने ने एक नए विचार को जन्म दिया। वो विचार था नेशन स्टेट, यानी एक ऐसा देश जहां के लोगों की एक पहचान हो, एक इतिहास हो। राष्ट्रवाद की पहली झलक हमें सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ देखने को मिली। क्रांतिकारियों ने लोगों में एकता लाने के लिए कई कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार दिए, ताकि सबको लगे कि यह देश उनका है। इसके बाद एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिसने पुराने शाही झंडे की जगह ले ली। साथ ही स्टेट जनरल का चुनाव अब आम नागरिक करने लगे और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। इतना ही नहीं, देश के लिए नई कस्में खाई गईं और शहीदों को याद किया गया। उन्होंने प्रशासन का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने सबके लिए एक समान कानून लागू किया। फ्रांस की यह खबर पूरे यूरोप में आग की तरह फैलने लगी। अलग अलग शहरों में छात्र और मध्यम वर्ग के लोग जैकोबिन क्लब बनाने लगे। फिर इस कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। हालांकि नेपोलियन ने लोकतंत्र को हटाकर फिर से राजतंत्र लाया, लेकिन काम करने के तरीके में उसने बहुत सुधार किए। सन 1804 में उसने एक नया कानून लागू किया, जिसे हम नेपोलियन कोड कहते हैं। इस कानून ने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे खास अधिकार खत्म कर दिए। उसने कानून के सामने सबको बराबर बनाया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। उसने सामंती व्यवस्था खत्म की और किसानों को गुलामी से मुक्त कराया। शुरुआत में लोग नेपोलियन को अपना हीरो मानते थे। उन्हें लगा वो आजादी लाया है, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि यह नई आजादी असली नहीं थी। नेपोलियन ने टैक्स बहुत बढ़ा दिया और लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगा, क्योंकि वह पूरा यूरोप जीतना चाहता था। अगर आप 18वीं सदी के यूरोप को देखेंगे तो आपको आज जैसे देश नहीं मिलेंगे। न जर्मनी था, न इटली। उस समय वहां अलग अलग राजाओं का राज्य था। वहां अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, जैसे कि हैब्सबर्ग साम्राज्य। इसमें ऑस्ट्रिया और इटली के कुछ हिस्से शामिल थे। यहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, कोई फ्रेंच, कोई जर्मन, तो कोई इटालियन। तो फिर इन अलग अलग लोगों में एकता कैसे आई? इसका जवाब है नया मध्यम वर्ग। जब फैक्ट्रियां लगने लगीं तो एक नया वर्ग सामने आया। इसमें डॉक्टर, शिक्षक, उद्योगपति और व्यापारी शामिल थे। इसी पढ़े लिखे समाज ने राजाओं के खास अधिकारों को खत्म करने और देश को एक करने की मांग उठाई। अब एक नया शब्द आता है, उदारवाद, यानी लिबरलिज्म। इसका मतलब है आजाद होना। नए मध्यम वर्ग के लिए इसका मतलब था कानून के सामने सबकी बराबरी। व्यापारियों के लिए इसका मतलब था बाजार की आजादी। उस समय व्यापारियों को सामान बेचने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि हर जगह अलग करेंसी और अलग नापतौल था। इसलिए 1834 में प्रशा ने पहल करके एक व्यापार संघ बनाया, जिसे जॉलवेराइन कहा गया। इसने व्यापार की रुकावटें दूर कीं और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी। लेकिन तभी सन 1815 में एक बहुत विशाल घटना हुई। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। नेपोलियन के हारते ही यूरोप की सरकारें फिर से पुरानी सोच की तरफ मुद्दा गईं। वे चाहती थीं कि राजा और चर्च की सत्ता वापस आए। ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वे वियना में मिले। इस मीटिंग का नेता ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक था। वियना संधि का मुख्य मकसद था नेपोलियन के किए गए सारे बदलावों को मिटाना। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य बना दिए गए, ताकि फ्रांस भविष्य में हमला न कर सके। फ्रांस में फिर से पुराने राजवंश को गद्दी दे दी गई।
1815 के बाद राजाओं के डर से कई क्रांतिकारी छुप गए। इन्हीं में से एक महान क्रांतिकारी थे इटली के ज्यूसेपे मैत्सिनी। वह 24 साल के थे जब उन्हें देश से निकाल दिया गया था। मैत्सिनी का मानना था कि भगवान की मर्जी है कि देश ही इंसानों का असली घर है। इसलिए इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं रहना चाहिए, उसे एक होना ही होगा। उन्होंने युवाओं के दो गुप्त संगठन बनाए, एक था यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। मेटरनिख उनके विचारों से इतना डरता था कि उसने कहा था, यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसके बाद शुरू होता है विद्रोह का दौर। पहला हंगामा फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। पुराने राजा को हटाकर एक नया संवैधानिक राजा बनाया गया जिसका नाम लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार मजाक में कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब था कि फ्रांस में कुछ भी होता है तो असर पूरे यूरोप पर होता है। इसका असर यह हुआ कि बेल्जियम अलग हो गया। उधर यूनान यानी ग्रीस में आजादी की लड्डरहाई शुरू हुई। कवियों और कलाकारों ने यूनान की तारीफ की और लोगों का समर्थन जुटाया। आखिरकार 1832 की संधि ने यूनान को एक आजाद देश घोषित किया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खास हिस्से पर, जर्मनी और इटली देश कैसे बने। सबसे पहले बात जर्मनी की। 1848 में आम लोगों ने कोशिश की, पर राजा और फौज ने उन्हें दबा दिया। इसके बाद प्रशा ने जिम्मेदारी ली। प्रशा का मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस पूरी प्रक्रिया का हीरो था। उसने लोहे और रक्त की नीति अपनाई। 7 साल में उसने 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। अंत में प्रशा की जीत हुई। जनवरी 1871 में वर्साई के महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अब बात करते हैं इटली की। इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। केवल एक राज्य में वहां के अपने राजा का शासन था। इटली को एक करने में 3 लोगों का हाथ था। पहला मैत्सिनी, जिसने विचार दिया। दूसरा काबूर, जो मंत्री था, जिसने अपनी होशियारी से फ्रांस के साथ दोस्ती की और ऑस्ट्रिया को हराया। तीसरा गैरिबाल्डी, जिसने हजारों लोगों के साथ मिलकर स्पेनिश राजाओं को हटाया। आखिरकार 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को पूरे इटली का राजा घोषित किया गया। ब्रिटेन में देश बनने की कहानी थोड़ी अलग थी। वहां कोई अचानक क्रांति नहीं हुई। वहां अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट और आयरिश लोग रहते थे। इंग्लैंड की संसद ने 1888 में राजा से ताकत छीन ली थी। इंग्लैंड ने ताकत के दम पर स्कॉटलैंड को अपने साथ मिलाया और यूनाइटेड किंगडम बनाया। आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे जबरदस्ती यूके में शामिल किया गया। एक नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया जिसका अपना झंडा और अपना राष्ट्रगान था। अंत में कलाकारों ने देश को एक इंसान के रूप में दिखाना शुरू किया। जैसे फ्रांस में मैरियन, जो जनता का प्रतीक थी, उसकी तस्वीरें चौराहों पर लगाई गईं। जर्मनी में जर्मेनिया, जो ओक यानी बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता की निशानी है। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद एक खतरनाक रूप लेने लगा। इसका सबसे बुरा हाल बाल्कन क्षेत्र में था। वहां के लोग आजादी की मांग करने लगे। साथ ही बद्धी ताकतें जैसे रूस और जर्मनी इस इलाके पर कब्जा करना चाहती थीं। यही खींचातानी आगे चलकर पहले विश्व युद्ध की वजह बनी। तो दोस्तों, यह थी कहानी कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसी बदलाव ने आज की दुनिया का नक्शा बनाया है। उम्मीद है आपको यह चैप्टर अब पूरी तरह याद हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो काम का लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।